श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर आज अपने एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैडम बत्रा पंचजन्य अपना नाम लिखती हैं और फरीदाबाद में इस समय एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर सोशल वर्क करते हुए विशेष तौर पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत से इश्यूज को टेकअप करती हैं। सच बात है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और न जाने कौन कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिनको सोशल लेवल पर टैकल करती हैं। आज मैडम पंचजन्य बत्रा और उनके हस्बैंड मिस्टर महावीर, जो कि खुद भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो आज विशेष तौर पर हमारे स्टूडियो में प्रस्तुत हुए हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत खैर मकदम, आपका बहुत बहुत आदर के साथ यहाँ स्वागत है। हमने पहले भी 2 बार आपके इंटरव्यूज़ करे हैं, लेकिन बदलते संदर्भों में, बदलते परिप्रेक्ष्य में आज हम आपकी जो नई गतिविधियां हैं और नए परिवेश में जो आप काम करना चाह रही हैं और कर रही हैं, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो आपका पुनः स्वागत करते हुए श्रोताओं, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैडम बत्रा की इतनी गतिविधियां हैं कि मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये अपनी इंट्रोडक्शन में स्वयं बात करें, ताकि हम उनमें से फिर कुछ सूत्र पकड़ते हुए इनसे आगे बढ़ेंगे। जी मैडम बत्रा। जी, इस अवसर के लिए गंभीर साहब धन्यवाद। मेरा परिचय कोई विशेष तो नहीं, पर जैसा आपने कहा, अधिवक्ता हूँ और सिविल साइड पे प्रैक्टिस अधिक की है मैंने। जी। पर्यावरण में विशेष पकड़ रही है जी। और इसके अतिरिक्त लेखन में रुचि रही है मेरी। यस। पर्यावरण के क्षेत्र में ही एक कानून पर किताब भी लिखी। जी। थोड़ा बहुत पर्यावरण के विषय में पढ़ाने का एक यूनिवर्सिटी में अवसर मिला था। जी। तो वहाँ एज विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया भी। जी। एनवायरमेंटल लॉ। ठीक। और इसके अतिरिक्त बच्चों के चरित्र निर्माण जी और भविष्य निर्माण में भी रुचि मेरी रही है। राइट। इसलिए बाल साहित्य भी थोड़ा बहुत प्रकाशित हुआ है। ओके। और फरीदाबाद में ही इसकी बुक लॉन्च रही थी। इसके अतिरिक्त महिलाओं के संदर्भ में अलग अलग विषयों पर लेख, आर्टिकल और किताबें ये प्रकाशित हुई हैं। मैडम, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इवन आपकी जो एनवायरनमेंट पे लिखी हुई पुस्तक है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज महोदय ने इनॉग्रेट किया था। जी। हाँ। गंभीर साहब, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जी कि बहुत ही वरिष्ठ जो हमारे पोस्ट होल्डर्स हैं, फॉर्मर जजेस 2 थे जो मेरी बुक लॉन्च पर उपस्थित होकर जिनकी ब्लेसिंग्स रही। जी। बोथ वर फॉर्मर जजेस एट दैट टाइम, यस। बट बोथ हैड स्पेशल एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट लॉ। यस। जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जिन्होंने हेड किया था जी एनजीटी, और जस्टिस पटनायक, जिन्होंने ग्रीन बेंच सुप्रीम कोर्ट में हेड करी। जी। तो उनको भी किताब का फॉरवर्ड वगैरह लिखा उन्होंने। तो इस तरह से सौभाग्यशाली हूँ। यस। जी। यस। मैडम बत्रा, इससे पहले हम आपकी बाकी चहुमुखी गतिविधियों पर एक एक करके प्रकाश डालें, मैं ये जानना चाहूँगा कि एनजीटी में आपके इस कार्यकाल के दौरान में कोई विशेष ऐसा इशू जो आपने पिकअप किया और उसको इंडिया लेवल पर रिकग्निशन मिली और काम हो रहा है उसके ऊपर, उसके बारे में कोई आप उदाहरण देना चाहेंगे? जी। गंभीर साहब, मैं पर्यावरण मंत्रालय के लिए काउंसिल थी एनजीटी में। जी। जिसके कारण देश के जितने भी प्रमुख
पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं हम्म, उनका अध्ययन करने का और कोर्ट के आगे आर्ग्यू करने का अवसर मिलता है। जी, तो नेचुरली नॉलेज का लेवल एक्सपोजर ज़्यादा होने से Yes, नॉलेज yes. भी अच्छी हो जाती है। या तो बहुत से प्रमुख मुद्दे रहे, उदाहरण के तौर पर फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी, जी जी जी, पर उनमें से कुछ मुख्य मुद्दे बताऊं तो जैसे वायु प्रदूषण, जो हर साल एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है। यस, उसके अतिरिक्त गंगा की हाँ। सफाई से संबंधित जो मुद्दे हैं। हम्म, फिर अपनी फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज़ हैं, जी। इनके कुछ मुद्दे भी इस वक्त हमारी सरकार की मदद से आपको जान के प्रसन्नता होगी कि बगैर कोर्ट में जाए ही इंडस्ट्रियलिस्ट के काम हो गए। वेरी गुड, और इस तरह के कई प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे मेघालय में एक रैट होल माइनिंग का मुद्दा रहा करता था। ओके, तो जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं वो आर्ग्यू करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ओके, कई अपने हिमालय से रिलेटेड, ग्लेशियर्स मेल्टिंग है, रोहतांग पास से संबंधित, वहाँ वायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से बर्फ पिघल रही है। तो इस तरह के कई सामाजिक जो नेशनल लेवल पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स थे उन्हें आर्ग्यू करने का और पढ़ने का अवसर मिला। और उसी के फलस्वरूप इंटरडिसिप्लिनरी लॉयर होते हुए आर्किटेक्ट्स को पढ़ाने का भी सुझाव कहीं से आया, राइट, और वो मैंने पढ़ाया। ओके, और इसी विषय पर ये अंडरस्टैंड किया कि कानून का पालन कुछ हद तक इसलिए भी नहीं है कि शायद लोगों में उसकी अवेयरनेस भी कम है, और हर चीज़ का हल हम कोर्ट कचहरी में ढूंढे उससे पहले ही जो कानून की रिक्वायरमेंट्स हैं, यदि लोगों में अवेयरनेस आ जाए उसकी, तो फिर कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी कंट्रोल किए जा सकते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से भी बहुत से मुद्दे हल किए जा सकते हैं। तो फिर उस विषय में एक किताब लिखी जिससे अवेयरनेस फैले। ओके, वो किताब का नाम है एनवायरमेंटल लॉ एंड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट एनवायरमेंटल लॉ एंड ABCD। ओके, वो साउथ एशिया का अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। तो टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में है, केस स्टडीज की मदद से समझ सकते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। ओके, अब उदाहरण के तौर पर NGT में और सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे ये मामले चलते रहते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ओके, अभी एक आगरा कनाल का मुद्दा भी जो है, अपने यहाँ ओलंपिक में हम देख रहे हैं कि पेरिस में सीएन नदी पर इनॉग्रल सेरेमनी हुई। तो प्रयास शायद हम मिलकर ये कर सकते हैं कि हम भी अपनी नदियों को उसी स्तर पर लेकर आएं, ओके, ओके, जो कि एक पर्यटन का केंद्र बने, साफ सफाई, सुंदरता और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ये हमारी मदद कर सकता है। ओके, जी, मैडम पंजन बत्रा जी, आप एडवोकेट हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट लेवल पर NGT ट्रिब्यूनल में भी आप पेश होते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, जितनी अवेयरनेस आप में है और जितना सुंदर एक्सप्रेशन आप रखती हैं, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बहुत इफ़ेक्टिवली सुधार लाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर भी आपके हाथों में अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा नहीं होगा? जी, प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद जी, कबीर साहब। जी, बट राइट, यू आर राइट। यस, यस, और अभी पॉलिटिकल पावर की जब आप बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँ कि मैं भाजपा से कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 89, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 89, जिसका नाम फरीदाबाद है, यस, यस, ओल्ड के नाम से लोग जानते हैं, हाँ, तो वहाँ से मैं भाजपा से टिकट सीकर हूँ फिलहाल। ओके, और वेरी गुड, पॉलिटिकल पावर की जहाँ आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं का अभी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता यस, यस, भाजपा सरकार ने ही सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है और 33% 29 से हाँ, लाने का प्रयास है। ठीक है, तो विधानसभा के समय भी प्रत्येक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से यदि 1-2 महिलाओं के नाम भी सामने आएंगे बिल्कुल ठीक तो है, उससे अपनी कमिटमेंट को हाँ, फुलफिल करने का भी ये यस, एक अवसर है। उनका कॉज भी आगे बढ़ेगा इस सबसे पहले इसमें भाजपा सरकार ही है, महिलाओं की कई तरीके से भाजपा सरकार सबसे आगे चल रही है, सिर्फ बातों से नहीं, मेरे ख्याल से अपनी डीड्स में भी उनके रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल दूं जिससे यूथ और हमारा शायद हम सभी रिलेट करेंगे। अभी विनेश फोगाट जी के साथ जो ओलंपिक में एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा वो 100 ग्राम वाली जो कंट्रोवर्सी थी, यस, तो उस पर अपने मुख्यमंत्री जी सैनी साहब ने सबसे पहले उनको फेलिसिटेट करके एक संदेश क्लियर दे दिया है बिल्कुल ठीक है, कि हम अपने एथलीट्स को वैल्यू भी करेंगे Yes. और विमेन का पूरा सम्मान भी होगा। एग्जैक्टली, जी,
तो ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी खबर आपने सुनाई कि आप भी आने वाले इलेक्शन के लिए फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। हम इस बात की कामना करते हैं कि परमात्मा आपको इस रास्ते पे सफल करे और बीजेपी का ये जो लक्ष्य है कि धीरे धीरे उन्होंने वुमेन को कम से कम 33% की रिप्रेजेंटेशन देनी है, उसकी एक अच्छी शुरुआत रहेगी। और मैं समझता हूँ कि आप अपने लेवल पर, क्योंकि इसके लिए सजग हो चुकी हैं, तो मैडम मल्होत्रा, मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए क्या ग्राउंड वर्क आपने कर लिया? जी, देखिए, ग्राउंड वर्क में सबसे प्रमुख तो यही है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्षेत्र में लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को समझना, कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की और आवश्यकता है, किस चीज़ को और अधिक स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। तो ऐसा करने में मैं देखती हूँ कि सेक्टर 12 और सी गांव से लेकर पीछे जब हम बदरपुर की तरफ आते हैं तो सेक्टर 19 और ओल्ड की मार्केट तक, और फिर थोड़ा बहुत नहर पार भी अपना क्षेत्र है जी। और उसमें भी लोकल लेवल पर हर RWA, हर मार्केट एसोसिएशन, हर छोटी कम्युनिटी की अपनी माइक्रो लेवल की समस्याएं भी हैं जी, जिनके निवारण के लिए मैं प्रयासरत होना चाहूंगी। राइट जी, राइट। तो अभी इन दिनों में आपकी अपनी लोगों के साथ जो पार्टिसिपेशन है, उससे आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका फीडबैक भी ले रही होंगी जी, और उनकी कोई सूची तैयार करके आप इस बात के लिए भी तैयार होंगी कि आने वाले टाइम में कल को जब आप इलेक्शन में विजय पाएंगी तो इन क्षेत्रों में इन समस्याओं को आप सर्वप्रथम पिक करेंगी और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। जी। इसके अलावा और आपके पर्सपेक्टिव में, आपकी नज़र में और क्या ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको आप फरीदाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेके चलना चाहेंगे? जी, बड़े और छोटे दोनों स्तरों पर मुद्दे हैं जी। वाटर लॉगिंग की समस्या जो है, मैंने वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉमन एक देखी है। देखिए, पहले तो सड़कें ही नहीं हुआ करती थी। जी, जी। भाजपा के राज में सड़कें मिल गई और वो सड़कें ऐसी मिली जिन पे आप गाड़ी चला सकते हैं और परमानेंट है। ठीक है। जल भराव की समस्या है, उसके लिए कुछ तो अफसरों को जागृत होना पड़ेगा। यस। और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के वक्त भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्लोपिंग अपनी ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन की आवश्यकता भी है कि अननेसेसरी पक्काफिकेशन से भी ग्राउंड वाटर नीचे परकोलेट नहीं होता, उसे भूमि सोख नहीं पाती। और अननेसेसरी कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण ही इस बार हमने 47 डिग्री टेम्परेचर देखा। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि इतने हाई टेम्परेचर में हम सबका और गरीब वर्ग का तो जीना दूभर हो ही जाता है, पर पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्लियां, गिलहरियां, क्योंकि हिंदू जो समाज है, जो भारतवर्ष की जिस तरह से रचना है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम और सभी को उस परमात्मा की एक मैनिफेस्टेशन समझते हैं जी। तो वाटर लॉगिंग और कॉन्क्रीटाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है जी। उसके अतिरिक्त जब आप मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो फिर फरीदाबाद में बेरोजगारी की यदि समस्या है तो बेरोजगारी समस्या जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें हमारी सहायता कर सकता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल ठीक बात। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही मैं किसी कार्यक्रम में गई थी जहां पर हरियाणा सरकार के अफसर आए हुए थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों के साथ जिन्होंने भेंट की और उनकी पावर सप्लाई और बिलिंग से रिलेटेड समस्याओं का निवारण वहीं हाथों हाथ बैठ के किया गया। ठीक है। तो पहले, अब से जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो मैं भी बहुत वर्षों से 20 साल से ऊपर हो गए फरीदाबाद में रहते, तो पावर कटिंग बहुत ज्यादा थी, पावर सप्लाई थी ही नहीं। अभी पिछले 10 सालों में आप देखिए कि पावर सप्लाई बहुत इम्प्रूव हो गई है। लेकिन उसमें भी और स्ट्रीमलाइन करना है, यदि कुछ और सेवाएं देनी है, बिलिंग हो गई या सप्लाई काटना नोटिस देने के बाद, ठीक है, तो इंडस्ट्री को जब हम एम्पावर करेंगे तो बेरोजगारी का भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन उसमें निकल कर आएगा जी। तो हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। हमारी हाईएस्ट टैक्स पेयर पॉकेट्स में से Faridabad is one of them nationally. So we should give them a lot of facilities accordingly. Single window clearances हों और माइक्रो लेवल पे मैं समझती हूँ बहुत सी छात्राओं के लिए
और विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य संबंधित, Yes. छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित हम्म। कई स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई हैं। वो स्कीम्स लोगों तक पहुंचे, ऐसा करने में प्रयासरत है हरियाणा सरकार। बिल्कुल ठीक है। जी तो मैडम, मैं, क्योंकि आप जानते भी हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जी। में रहा, काफ़ी ड्यूरेशन में मैं फरीदाबाद में काम करता रहा, तो वहाँ की इंडस्ट्री की ग्रोथ में अगर दिक्कत रही है तो उन दिक्कतों को समझते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री की ग्रोथ भी स्वाभाविक तौर पर पुनः स्थापित होगी जी। और उनकी तरफ से भी सहयोग और ज़्यादा मिलेगा और ओवरऑल फरीदाबाद की ग्रोथ में ये बात बड़ी सहायक रहेगी। और मुझे खुशी है कि आप ऑलरेडी वहाँ की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम से सेंसिटिव हैं और उसके प्रति जागरूक हैं। तो क्या क्वाइट ऑफन आप उनके साथ मीटिंग्स कर रही हैं ताकि उनसे फीडबैक लिया जा सके? जी बिल्कुल। और मीटिंग्स ये अब पॉलिटिकल संदर्भ में ही नहीं है जी। क्योंकि मैं काउंसिल हूँ, आपको बताया, पर्यावरण के क्षेत्र में। ओके। तो इसलिए इंडस्ट्री से मेरा रेगुलर इंटरफेस कई वर्षों से रहा है। ओके। उदाहरण के तौर पर ग्रैप के वक्त इंडस्ट्री बंद हो जाया करती थी। जब एयर पोल्यूशन बढ़ती है सर्दियों में, इंडस्ट्री जी। बंद हो जाया करती थी। जी। देखिए, उसका सोल्यूशन अब निकल गया है क्योंकि केंद्र में भी भाजपा सरकार ही है, तो Yes. और सहूलियत रहती है। या तो ये है कि इंडस्ट्रियल जोन्स प्रॉपरली बनाना, कंसेंट्स जो मिलते हैं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के, Yes. यदि कोई पर्टिकुलर ग्रीन फ्यूल वो रेकमेंड करते हैं तो उसकी सप्लाई पहले सुनिश्चित करना और सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर डायलॉग के थ्रू इसके सोल्यूशन स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसमें आप कोर्ट कचहरी भी अवॉइड कर सकते हैं। हर काम कोर्ट कचहरी कराने की बजाय आपस में डायलॉग जो है वो भाजपा सरकार के टेन्योर में, इट इज अ मैटर ऑफ क्लियर ऑब्जर्वेशन, डायलॉग का स्तर बहुत बढ़ गया है। Yes. और बातचीत से ही सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैम, वैसे भी मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद की जनता को डबल इंजन सरकार का जो एक्सपीरियंस है, बेनिफिट कह सकते हैं। हाँ, बेनिफिट है, उसका बेनिफिट तो रहा ही है। जी। तो मैं समझता हूँ इस बेनिफिट को मद्देनजर में रखते हुए वो डेफिनेटली चाहेंगे कि ऐसी ही डबल इंजन सरकार आगे भी चले ताकि जो अभी ग्रोथ में कसर रह गई है जी। उसको पूरा किया जा सके। और आप जैसी डायनेमिक लीडरशिप अगर उनको मिल जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छे से वो अपनी बात को रखवा पाएंगे और उनका हल करवा पाएंगे। जी। तो इसके अतिरिक्त और कोई मैसेज आप देना चाहें वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, वहाँ की जनता को, इस बात को लेकर कि आप अब एक कैंडिडेट बनने जा रही हैं इलेक्शन में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, इंडस्ट्रियलिस्ट से तो मेरी रेगुलर बातचीत है। हाँ जी। आपके माध्यम से तो मैं यही कहूंगी कि बातचीत और डायलॉग जारी रखिए। Yes. और हर चीज का सोल्यूशन संभव है और वो इस सरकार के तहत अवश्य होगा। यस। मैं जो संदेश देना चाहूंगी गंभीर साहब, आपकी जी। अनुमति हो तो युवा वर्ग के लिए जी। विशेष संदेश देना चाहूंगी। प्लीज। हम में से बहुत सारे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हम सरकार से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं, पर मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप भी अपना फर्ज निभाइए। यदि आपके कुछ अधिकार हैं तो आपकी ड्यूटीज भी हैं। Yes. अपना वोट बनवाइए और वोट डालने जरूर जाइए। Yes. क्योंकि लोकसभा में मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि युवा वर्ग की वोटिंग जो है वो कम रही है। तो युवा वर्ग को भी अपने दायित्वों को लेकर थोड़ा और गंभीरता से विचार करना होगा। जी। और इसी में मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि लोकसभा के इलेक्शन के बेस पर हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये रही है, क्योंकि कुछ एक एरियाज में जहाँ ये एस्टेब्लिश माना जा रहा था कि सारे वोटर्स भाजपा को ही, उनके कैंडिडेट को ही जिताएंगे, बहुत से लोग वोट देने ही नहीं गए। इसकी प्रोमिनेंस एग्जाम्पल हमें यूपी में देखने को मिलता है, खास तौर पर अयोध्या में। जी। तो इस अनुभव के आधार पर हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि वो, जैसे मैडम ने कहा है, कि सिर्फ वोट ही ना बनवाएं बल्कि वोट डालने भी जाएं।
आप देखिए, आपका एक वोट इतना कीमती है कि वो सरकार को निर्धारित करने में पूर्णतः स्थापित और फाइनल वर्ड साबित होता है। तो इसलिए किसी भी अवधारणा के आधार पर ये ना सोचें कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो बनना तय है, बल्कि आप ये सोचें कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, इसलिए खुल के आप अपना कंट्रीब्यूशन करें। और जैसा कि कहा गया है, ना केवल वोट बनवाएं बल्कि वोटों को डालें भी, और इंश्योर ये करें कि राइट किस्म के कैंडिडेट, पढ़े लिखे कैंडिडेट और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो चुन के सामने आए, और ऐसी पार्टी को चांस दें जहां परिवारवाद नहीं है और Yes. मेरिट ओरिएंटेड ग्रोथ है, Yes. जो सबको अवसर देती है, फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक बात जी। है, बिल्कुल ठीक। तो श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ हम मैडम बत्रा का आभार व्यक्त करते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल में से आप यहाँ आए और हमारे श्रोताओं को आपने संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत